का नाम उसमें दर्ज किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा वाकई में जो सिस्टम है वो करप्ट है, बहुत ज़्यादा करप्ट है। कितना भी कोई कह दे कि कानून सब कुछ देखता है, पर कानून पट्टी खुलने के बाद भी अंधा है। और इतनी डीपली नहीं पता थी, और अभी उनके पोते के बारे में नहीं पता है। तो चलिए मैं अभी उनकी 12 ख्वाहिशों के बारे में बात करती हूँ, बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। और जो 9 केस लगाए उन्होंने झूठे, वो उनकी पत्नी जिन्होंने खुद लगाए हैं, उनके कहने पर भी वो केस बिल्कुल भी वापस नहीं लिए जाने चाहिए। ख्वाहिश उनकी पूरी हुई, वो भी आधी अधूरी, जिसमें उनके जो 6 गुनाहगार थे उसमें 2 लोगों का नाम उसमें कहीं भी दर्ज नहीं है, जिसमें आता है, तारीखें पड़ती हैं, पैसा खाते हैं और मुकदमा दब जाता है और फाइल बंद हो जाती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो मेरी लास्ट वीडियो उसके बाद मैं ये अतुल सुभाष जी की जो 12 ख्वाहिशें थी उसके बारे में आपसे एक वीडियो लाऊंगी, और उसमें आपको 1 बाय 1 उनकी सारी ख्वाहिशें बताऊंगी और उनके साथ क्या अपडेट चल रही है, ये भी अपडेट आपके साथ शेयर करती हुई चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट। तो आप सबको इसके पहले के वीडियो में पता ही चल गया होगा न्यूज़ से भी कि उनकी जो पत्नी है, उनकी मदर इन लॉ और उनके ब्रदर इन लॉ पकड़े गए हैं। लेकिन अभी 2 लोग बिल्कुल भी पकड़े नहीं गए हैं, जिसमें से 2 लोग क्या आप 3 कह सकते हो, जिसमें से जो उनके जिन्होंने अंकल का जिक्र किया था उनके चाचा, दूसरा वो मैडम जो उनकी सुनवाई कर रही थी जज मैडम, और तीसरा उनका पेशकार। उन्होंने बाकायदा सबका नाम उसमें दर्ज किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा वाकई में जो सिस्टम है वो करप्ट है, बहुत ज़्यादा करप्ट है। कितना भी कोई कह दे कि कानून सब कुछ देखता है, पर कानून पट्टी खुलने के बाद भी अंधा है, और ये सत्य है। सत्यमेव जयते तो लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है सत्यमेव जयते नहीं, यहाँ पे पैसे की जयते होनी चाहिए। जिसके पास पैसा है वही सही है। अगर आज ये भी मनमानी रकम दे देते उनको तो ये केस सेटलमेंट हो जाता, वो उनका पीछा छोड़ जाती। और आज भी हमारे प्रशासन में, हमारे कानून में इतने करोड़ों हजारों केस पेंडिंग हैं, और जो केस निपटे हैं उनमें भी एक सर्वे के हिसाब से ये अनुमान लगाया गया है कि 77.99% केसेस ऐसे हैं जो केवल पैसे के बल पे सेटलमेंट हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हो, अगर पैसा है तो आप कोई क्राइम करके भी आते हो तो आपको इस कानून से मुक्ति मिल जाती है, आपको इस कानून से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, नहीं तो आप झेलते रहो। जिनके पास पैसे नहीं है वो औरतें प्रताड़ित होके भी न्याय नहीं मिल रहा है। जिनके पास पैसे हैं, पैसा लूटने के लिए साधन है, वो प्रताड़ित नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे अच्छे सज्जन को खा जा रही हैं। आज भी उनके अपने पुत्र का, मतलब मिस्टर अतुल सुभाष के जो बेटा था 2 साल का, या मतलब इस टाइम तो उसकी जो भी उम्र हो पता नहीं है, वो तीनों तो बरामद है। कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने अपने बेटे को किसी करीबी के पास छोड़ दिया, जबकि उनके पिताजी जो हैं रो रो के अपने पोते की कस्टडी मांग रहे हैं कि मुझे उसकी कस्टडी सौंप दी जाए। तो इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और दूसरी बात, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो उन्होंने FIR की थी कि इन 5 लोगों का नाम होना चाहिए FIR में, और आप सोचो कि उस 5 लोगों में सबसे ऊपर, यानी अपनी बीवी से भी ऊपर उन्होंने किसका नाम रखा था? वो जज साहिबा का। अब नाम क्या लूं, क्योंकि ये भी शायद उस पर कुछ हैं बैन, तो मैं नहीं लूंगी। तो मिस्टर जज साहिबा, दूसरे नंबर पे अपनी बीवी, तीसरे नंबर पे उनकी सास, फिर पेशकार, फिर अंकल और ब्रदर इन लॉ, इस तरह से उन्होंने नाम दिया। और बाकी सबके नाम की तो FIR दर्ज हो गई है, लेकिन उसमें ना तो वो जज साहिबा का नाम है और ना ही पेशकार का नाम है। जबकि उन्होंने पेशकार को बहुत बड़ा रीजन बताया है उनकी जिंदगी बर्बाद होने का। बोले कि हम लोग उतनी दूर दूर से टाइम लेके आते थे। मतलब आप सोचो कि अगर हमारा लोकल कोर्ट में किसी का भी, भगवान ना करे, किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। कहते हैं ना कि ये ऐसा चक्कर होता है कि आदमी धन, धर्म, समय सब चीज से जाता है। लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान कभी डॉक्टर और कोर्ट कचहरी का पाला ना पड़वाए किसी को। तो ये तो सत्य है यार।
क्योंकि आप सोचो कि अगर एक लोकल कोर्ट में किसी का तारीख होता है तो पूरा का पूरा दिन चला जाता है। वो बंदा बेंगलोर से आता था जौनपुर और तारीख देखता था, फिर जाता था और उसको 23 छुट्टियां मिलती थी साल भर की। वो छुट्टी के अलावा उन दिनों इतनी छुट्टियां उनको लेनी पड़ती थी, क्योंकि कभी क्या होता था कि कभी जज नहीं है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई स्ट्राइक है, ऐसे करके कितनी तारीखें उनकी रद्द हो जाती थी। तो आप सोचो कि फाइनेंशियली भी उस बंदे को पैसे भी देने हैं, छुट्टी भी नहीं लेनी, क्योंकि प्राइवेट जॉब है। तो मुझे लगता है हमारे इस समाज में मैक्सिमम लोग प्राइवेट ही हैं, गवर्नमेंट वाले तो भाई बहुत कम ही होते हैं। लेकिन समझ सकते हो आप, चाहे जो भी हो यार, कि आप एक लिमिटेड छुट्टी के बाद नई छुट्टी ले सकते हो, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो वो उस छुट्टी को भी मैनेज करते थे, उस छुट्टी के बाद उस पैसे को भी मैनेज करना उनके लिए कितना भारी हो रहा था। और अपने घर वालों से ना बताने की वजह से वो इतना घुट रहे थे। उनके घर वालों को हालांकि चीज़ें पता थी, लेकिन इतनी डीपली नहीं पता थी। और अभी उनके पोते के बारे में नहीं पता है। तो चलिए मैं अभी उनकी 12 ख्वाहिशों के बारे में बात करती हूँ, बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर की ख्वाहिश जो उनकी है, तो उन्होंने बोला है कि उसके और उसकी वाइफ के बीच की जो 9 केस पेंडिंग है उसकी सुनवाई लाइव हो, जिसको जनता और अदालत और पूरी पब्लिक सब, मतलब उनके घर वाले सब कुछ साथ बैठकर देख सके, ताकि अब कोई अन्याय ना हो सके। और दूसरी ख्वाहिश है, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 घंटा कुछ मिनट और सेकंड्स का, मतलब लगभग 1.5 घंटे का, और जो ये मेरा 23 पन्नों का सू नोट है, इसको एक एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाए अदालत में। और तीसरी ख्वाहिश बहुत शर्मनाक है हम लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, सिस्टम के लिए, कि उनको बिल्कुल भी जो उस टाइम की सुनवाई कर रही थी जज रीता कौशिक, उनको उन पे भरोसा नहीं। उनको लगता है अगर वहां पे ये सुनवाई हुई तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला वो सुनवाई उनके अंडर में ना हो के बेंगलुरु कोर्ट में हो, ताकि उनको न्याय मिलने की कुछ उम्मीद मिल सके। और चौथी ख्वाहिश ये है कि जो उसका बेटा है, जिसकी उम्र लगभग अगर उस हिसाब से देखी जाए तो अब 2 साल के लगभग हो गई होगी, उसकी कस्टडी उसके बुजुर्ग माँ बाप लें, और कस्टडी लेने के बाद उसका भाई उनको संभाले, जिसपे उनको बहुत ही भरोसा था। और अतुल सुभाष जी की जो 5वीं ख्वाहिश है, उसमें यह है कि उनके मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी डेड बॉडी है, उसमें उनके सास ससुर, उनकी पत्नी, मतलब ससुराल पक्ष का कोई भी रिश्तेदार छूना तो दूर, उस डेड बॉडी के नज़दीक भी नहीं आने देना चाहिए। और इसके बाद की ख्वाहिश थी कि अगर उनको इन सब चीज़ों के बाद भी न्याय नहीं मिलता है, और या फिर अदालत नाकाम रहती है उनको न्याय देने में, तो उनकी अस्थियों को किसी भी पवित्र जगह बहाने की बजाय उस कोर्ट या अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए, जो कि बहुत शर्मनाक और प्रशासन के मुंह पे एक चाटा है। और 7वीं ख्वाहिश उन्होंने ये बोली है कि मेरे गुनाहगारों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा दी जाए। हालांकि उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है, हालांकि मुझे अपने देश के प्रशासन, पुलिस सिस्टम पर अभी भी कोई यकीन नहीं है। और 8वीं ख्वाहिश ये है कि मेरे माँ बाप को, मतलब अतुल के माँ बाप को, उसकी मृत्यु के बाद किसी भी झूठी केस में, किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा के परेशान या उत्पीड़ित ना किया जाए। उसके बाद उनकी ख्वाहिश है कि जो मेरे गुनहगार हैं, जैसे उनके ससुराल पक्ष के जो वकील हैं, जो उनकी क्या बोलते हैं सास ससुर, साला, चाचा, उनकी बीवी, उसके साथ कोई समझौता, कोई नेगोशिएशन ना किया जाए, ना ही कोई बातचीत इस तरीके की जाए, केवल कार्रवाई की जाए, इस पर उनको सजा दिलाया जाए। और 9वीं ख्वाहिश तो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो जिंदा रहने पे चाह रहा था कि हो जाए, अब वो चाह रहे हैं कि वो ना हो। वो ख्वाहिश ये है कि उनके ऊपर जो 9 केस लगाए हैं उन्होंने झूठे, वो उनकी पत्नी जिन्होंने खुद लगाए हैं, उनके कहने पर भी वो केस बिल्कुल भी वापस नहीं लिए जाने चाहिए, जब तक कि वो जाके खुद कोर्ट में ये बात ना बोल दें कि मैंने जो ये केस लगाए हैं ये बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। और एक 11वीं ख्वाहिश ये है कि जो कि उसके जिंदा रहने पर नहीं हुई कि उसकी पत्नी किसी भी केस की तारीख पे उसके बेटे को लेकर नहीं आती थी,
कहीं वो अपने पिता से मिल ना ले। तो उन्होंने ये गुजारिश की है अदालत से कि उसको इस तरह के किसी ड्रामे की कोई भी इजाजत ना मिलेगी। अब वो जो नहीं किया उसने इतने सालों में कि अपने बेटे को लेके कभी नहीं आई, अब वो कोर्ट में अपने बच्चे को साथ में नहीं ला सकती है, ताकि उसको किसी तरह की झूठी फेक सिंपैथी या नाटक ना हो सके। और 12 और आखिरी ख्वाहिश उनकी ये है कि अगर मेरे माँ बाप को न्याय नहीं मिल सका, उनको उचित जवाब नहीं मिल सका, मुझे न्याय नहीं मिल सका, या मेरे माँ बाप को किसी भी तरह से परेशान किया गया, तो उनको इच्छा मृत्यु औपचारिक रूप से दी जाए। और उन तमाम पुरुषों को जो इस तरह के झूठे आरोप में फंसकर सच को भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी इस तरह के औपचारिक इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। सोच सकते हो आप वो इंसान कितना पीड़ित रहा होगा कि अपने जाने के बाद भी माँ बाप के लिए सोच रहा है कि अगर उनको न्याय ना मिले तो कम से कम इच्छा मृत्यु तो मिल ही जाए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे शर्मनाक ये है कि एक ख्वाहिश उनकी पूरी हुई, वो भी आधी अधूरी, जिसमें उनके जो 6 गुनाहगार थे उसमें 2 लोगों का नाम उसमें कहीं भी दर्ज नहीं है, जिसमें उनकी जो जज हैं और उनके जो पेशकार हैं, जिनको उन्होंने मुख्य आरोपी बताया है अपने हिसाब से। और उसके बाद ये 9 केस के बावजूद भी उन्होंने मिसेज अतुल सुबह की जो पत्नी है सिंघानिया जी ने, निकिता सिंघानिया ने और भी केस दर्ज किए थे, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार उनको ठहराया था। और ठहराने के बाद वो मुकदमा भी लगाया था, बोला था कि इन्होंने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी और ना दे पाने की वजह से उनको टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक पड़ गया। और खुद ही जब अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तो खुद ही एक्सेप्ट किया गया उनके द्वारा, निकिता सिंघानिया के द्वारा, कि उनके जो पिताजी थे वो पिछले 10 सालों से बीपी, हृदय रोग और क्या बोलते हैं शुगर और बहुत सारी ऐसे बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 साल से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था, उनकी मृत्यु भी उसी कारण से हुई है। तो मतलब अपनी ही उन्होंने मुंह से कबूल किया कि इसका ये कारण नहीं था, ये बिल्कुल झूठा है। तो ये केस तो उनका उस टाइम पे ही हट गया था। लेकिन अभी जो 9 केस लगे हैं, मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो कि हमें कहते हुए भी शर्म लगती है, कि उनको कोरियन बनना था, उनकी पत्नी को कोरियन शौक थे। अब कोरियन शौक क्या होते हैं तो मुझे भी सही से नहीं पता भाई, लेकिन जिनको पता होगा वो समझ सकते होंगे। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है। आज वो माँ बाप रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर मुझे मेरा पोता नहीं मिला, तो मैं अपने बेटे की अस्थियां वहीं गटर में बहा के आत्मदाह कर लूंगा। आप सोच सकते हो कितनी शर्मनाक और एक जवान बेटे के माता पिता के लिए कितनी ही दर्द वाली बात होगी, कितनी ही पीड़ा वाली बात होगी, जो कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने खुद भी मृत्यु के टाइम ये शोक जाहिर किया है कि जिस उम्र में मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मुझे उनके छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं उनका सहारा नहीं बन पाऊंगा। मुझे पैसे से, ताकत से, मेंटली रूप से इतना हैरेस किया जाएगा कि मैं बेकार हो जाऊंगा, और मेरे माता पिता को भी उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और उसका हिस्सा बनना बनने नहीं देना चाहता मैं उनको। इसलिए मैं उस जड़ को ही खत्म कर रहा हूँ कि मेरे ही पैसे से लूट लूट के मेरे खिलाफ ही मुकदमे करती, मेरे पैसे का टैक्स लेके सरकार उसका साथ देती है। तो मुझे ऐसे प्रशासन पे, मुझे ऐसी पत्नी पे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं खुद को ही, यानी कि मैं इस जड़ को ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। आप सोचो उनके मन में कितनी पीड़ा रही होगी। और ये सच में एक सिस्टम के मुंह पे तमाचा है, जो पैसे खा के न्याय भी गलत देते हैं, जिसपे पूरी समाज टिका हुआ है कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय में न्याय मिल जाएगा। लेकिन न्याय भी उनको मिलता है जो गलत होते हैं या जो पैसे वाले होते हैं। आज तक बहुत ही कम केस में न्याय मिला होगा। आप सब ये कोलकाता वाला केस ही सोच लो। आप लोग ईमानदारी से बताना कि हल्ला तो बहुत मचा था, बहुत सारे कैंडल मार्च, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन उसका क्या निष्कर्ष निकला? आप सब में से किसी के पास भी एक जवाब होगा तो लिख के जाना कि उसका क्या निष्कर्ष निकला। क्या होता है, केस आता है, तारीखें पड़ती हैं,
पैसा खाते हैं और मुकदमा दब जाता है और फाइल बंद हो जाती है। यही होता है। लेकिन सोशल मीडिया में ही पावर है। कहते हैं ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो मेरी आप सब वीडियोस बनाने वाले, चाहे वो ब्लॉगर्स हो, चाहे रिएक्शनल वाले हो, चाहे जो भी इंसान हो, सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सब भी एक पहल करो कि अगर बराबरी का हिस्सा मिलता है तो बराबरी का न्याय भी मिलना चाहिए। जो न्याय के योग्य है उसको तो न्याय ही नहीं मिलता है। वो कहीं जल रही हैं, कट रही हैं, फांसी पे लटक जा रही, कमरे में बंद करके जलाई जा रही हैं, उनको नहीं न्याय मिल रहा है। लेकिन जो इस तरह की पाखंडियां हैं उनको सब कुछ मिल जा रहा है। और अगर नहीं मिलता तो आज इनको ये कदम नहीं उठाना पड़ता। तो चलिए, अभी बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना सबका